हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम वे ऑप्टिक्स का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने आइगन्स प्रिंसिपल के बारे में बात कर ली, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर ली, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर ली बाय वेव थ्योरी, है ना, जो आइगन्स ने थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग। आज का लेक्चर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव कि इंटरफेरेंस होता क्या है ना। तो बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करें। देखो, हेडिंग लगाओ, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस ऑफ वेव। देखो, इससे पहले मैं इंटरफेरेंस क्या होता है इसकी डेफिनेशन लगाऊं, कुछ एक फिनोमिना होते हैं हम उसको पढ़ लेते हैं और इंटरफेरेंस में एक्चुअल में होता क्या है ना। शॉर्ट में बताऊं तो देखो, इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है, हमारी वेव्स आपस में मीट करते हैं ना। यानी कि मैं बोल दूं क्या कि वेव्स का मिलना, है ना, वेव्स का मिलना। शॉर्ट में मैं बात करूँ तो ना, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कैसे क्या होता है सब लिखवाऊंगी मैं, है ना। कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे इसके अंदर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होते हैं उनकी बात करेंगे, इंटेंसिटी की बात करेंगे। आज सब बात करने वाले हैं ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, सारी आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, इसीलिए बोला आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, इंटरफेरेंस का मतलब समझ में आया, वेव्स का मिलना। अब ये कैसे होगा, मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल है ना। क्या है, मेरे पास एक पार्टिकल है। यहाँ से इस पार्टिकल के देखो कोई लाइट आएगी, लाइट मेरी क्या होगी, वेव की फॉर्म में होगी, है ना। ड्वेल नेचर होता है लाइट का, सबको पता होगा। तो ये मेरे पास क्या है, वेव फॉर्म में है। ये क्या है, मेरे पास यहाँ पे लाइट आई इस पार्टिकल पे हुई। अब ये पार्टिकल क्या करेगा, जैसे ही इसके ऊपर ये वेव आएगी तो ये पार्टिकल क्या स्टार्ट कर देगा, ये पार्टिकल स्टार्ट कर देगा एस सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसे स्टार्ट करेगा कि वेव इस फॉर्म में आई, इस पार्टिकल के जैसे ही क्या हुई, ये स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होते ही ये पार्टिकल भी क्या करेगा, इस वेव की तरह, मतलब एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे जाएगा। देखो, पार्टिकल था मेरा यहाँ पे, यहाँ से क्या आई, वेव आई ऐसे ऐसे, तो इस पार्टिकल के जैसे ही स्ट्राइक हुई तो पार्टिकल भी एक बार नीचे एक बार ऊपर ऐसे वेव की फॉर्म में आ जाएगा ना। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या करने लग जाएगा। मान लो यहाँ से मेरे पास क्या आई, दूसरी वेव आई, है ना, इस पार्टिकल पे। अब ये चाहेगी ये वाली वेव इस पार्टिकल को अपने साथ मूव करानी, ये वाली वेव चाहेगी इस पार्टिकल को अपने साथ मूव कराना, है ना। अब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास आता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, है ना, यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या करने, ये डिसाइड करने कि ये जो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा कहाँ पे, इन दो वेव्स की वजह से। इसके लिए क्या आता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। अब ये क्या बोलता है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वेक्टर होगा, वेक्टर लगेगा। क्यों लगेगा अभी बताती हूँ, है ना। किसके इक्वल होता है ये हमारा, ये होता है सम ऑफ, है ना, वो कैसा सम, वेक्टर सम, वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेव, है ना। मान लो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फर्स्ट वेव है ना, ये क्या है मेरे पास सेकंड वेव है ना। इस फर्स्ट वेव की वजह से इस पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, इसने किया 5 सेंटीमीटर, है ना। इस सेकंड वेव की वजह से पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, देखो लिफ्ट तो होगा, मान लो इसने भी इसी डायरेक्शन में कितना किया, 5 सेंटीमीटर किया। तो टोटल ये पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसकी वजह से, 5 सेंटीमीटर इसकी वजह से, यानी वेक्टर सम। और वेक्टर मैंने क्यों लगा, क्योंकि ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। मान लो मेरे पास यही पार्टिकल, एक वेव मेरे पास ऐसे आ रही थी, दूसरी वेव भी ऐसे आ रही थी, है ना। ये फर्स्ट वाली जो वेव है इस पार्टिकल को 5 सेंटीमीटर ऊपर ले जाएगी, है ना। और ये सेकंड वाली जो वेव है इसको मान लो ये इसको 3 सेंटीमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जा रही है ना। देखो कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है ना, ऐसे मूव करती है हमारी वेव, है ना। तो अपवर्ड डायरेक्शन यानी क्रस्ट भी हो सकता है, ट्रप भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगी, है ना। तो देखो इसी बेसिस पे पता है जो इंटरफेरेंस होते हैं इसके 2 टाइप्स हो जाते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव, है ना। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, जब दो वेव्स है ना सेम, यानी मान लो ये एक वेव है प्लस इसी में ही एक ही वेव ऐसे, है ना। यानी क्रस्ट जब क्रस्ट से मीट करता है, ट्रफ जब हमारा ट्रफ से मीट करता है ना, सेम, है ना। तो उस केस में जो हमारा इंटरफेरेंस मिलता है वो मिलता है हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। उसमें जो नेट एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है। और डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, जब एक ऊपर की डायरेक्शन में एक नीचे की डायरेक्शन में, है ना, तो आपस में एक दूसरे कैंसिल आउट कर देगी, तो उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव, है ना। देखो अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल इसकी बात कर रहे हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के, है ना। तो आप बताओ ये पार्टिकल कितना डिस्प्लेस करेगा, देखो ये पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 सेंटीमीटर। और कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए मैंने यहाँ पे
वेक्टर सम लगाए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, अब ये तो मेरे पास दो वेव थी, मेरे पास तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ हो सकते हैं वेव, तो मैं वहाँ पे वाई नेट की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस में y3 वेक्टर एंड अप टू yn वेक्टर, है ना। ये कहाँ तक जाएगा, n वेक्टर। ये मेरे पास क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, लिख लोगे अपने आप डेफिनेशन। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि द नेट डिस्प्लेसमेंट of the particle which is doing SHM, है ना, is equal to the vector sum of the displacement of each individual, है ना। जो हर एक इंडिविजुअल जो वेव हमारे कर रही थी ना डिस्प्लेसमेंट, उनका वेक्टर सम, ये क्या होगा हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। समझ में आया। तो यहाँ पे अब देखो, अब हम बात करेंगे इंटरफेरेंस के बारे में, ये थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, है ना। अब हम दो सोर्सेज लेंगे, क्योंकि हम लाइट के बारे में बात करेंगे, लाइट की जो लाइट कैसे सुपर इम्पोज होगी, है ना, उसके बारे में। तो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इतना समझ में आया। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अब हम लाइट सोर्स के लिए बात कर लेते हैं ना। ये किसकी बात की थी अभी हमने, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, और इंटरफेरेंस का बेसिक जो है ना मीनिंग, उसके बारे में। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाऊंगी मैं, है ना। एक बार हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कोहेरेंट सोर्सेज वगैरह के बारे में, फेज डिफरेंस वगैरह के बारे में, उसके बाद, है ना। देखो अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक S1 सोर्स है और एक मैंने क्या माना, S2 सोर्स है। यहाँ से मेरे पास क्या जा रही है, लाइट। यहाँ पे मैंने क्या माना, मेरा पार्टिकल P माना, है ना। अब देखो इस S1 से यहाँ से क्या जाएगी, वेव जाएगी मेरी, है ना, लाइट जाएगी। और S2 से भी मेरे पास क्या जाएगी, लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव, है ना। अब देखो ये P पार्टिकल है मेरा इस S1 के पास है, और ये जो P पार्टिकल है मेरा S2 से थोड़ा दूर है। यानी इस बार मैंने क्या किया है, पाथ में डिफरेंस कर दिया, है ना। जो इनका वे था, जो इनका रास्ता था, उसमें क्या कर दिया मैंने, डिफरेंस ला दिया, है ना। अब मुझे बताओ S1 यहाँ पे क्या है, वेव है ना। और वेव की इक्वेशन हमने पढ़ रखी है। वेव की इक्वेशन क्या होगी, y1 मैं यहाँ पे लिखूँ तो मेरे पास वेव की इक्वेशन क्या होती है, a1 sin ओमेगा t प्लस kx, है ना। यही आपने पढ़ी थी, क्या होती है हमारे पास वेव की इक्वेशन। ऐसे ही S2 के लिए हमारे पास वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस kx, है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव, है ना। पढ़ रखी होगी सबने, 11th क्लास में आ जाती है वेव इक्वेशन। और ये भी क्या है, हमारी वेव की इक्वेशन। तो ध्यान से देखो, अभी तो ये क्या थी, मेरे पास वेव थी, तो मैंने कौन सी इक्वेशन लिखी, वेव की इक्वेशन लिखी। जैसे ही इस P पार्टिकल पे ये दोनों वेव पहुंचेंगी, ये क्या करेंगी, SHM करेगी। ये वेव अब पार्टिकल को देखो ऐसे लिफ्ट हो रही थी ना, वो पार्टिकल मेरे यहाँ पे था, है ना। अब जैसे ही पार्टिकल पे ये वेव जाएगी, तो ये पार्टिकल भी ऐसे अप डाउन वेव की फॉर्म में चला जाना है। यानी क्या करेगा, SHM करेगा, यानी ऑसिलेट करना ये पार्टिकल स्टार्ट कर देगा। यानी अब यहाँ पे क्या आएगी, SHM की इक्वेशन आएगी, है ना। तो यहाँ पे मैं देखो P पार्टिकल पे इस S1 के लिए इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या आएगी, y1 इजिकल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस kx1। ये बात समझ में आई, x1 क्यों, क्योंकि इसका पाथ डिफरेंस मैंने माना x1, इसका पाथ डिफरेंस मैंने माना x2। तो पाथ में चेंज आया है ना। देखो यहाँ पे x1 मेरा क्या है, पास है इस पार्टिकल P के, x2 मेरा क्या है, दूर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, कि x1। जब ये वेव थी यहाँ पे, है ना, जब ये वेव थी तो स्टार्टिंग में वेव की इक्वेशन लिखी थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने क्या किया, SHM किया, तो ये क्या बन जाएगी, SHM की इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो y1 की वजह से क्या है, a1 साइन ओमेगा t प्लस kx1, है ना। अब y2 यानी इस S2 वाले पार्टिकल की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, a2 साइन ओमेगा t प्लस kx2। समझ में आया कि x2 क्यों किया, है ना, क्योंकि इस बार मेरे पास पाथ डिफरेंस हो रहा है ना। अब स्टार्टिंग में देखो, जब मेरे पास क्या हो रहा था, जब ये दोनों वेव्स मेरी आपस में मिल नहीं रही थी, यानी इंटरफेरेंस से पहले, यानी जब ये क्या थी, मेरे पास केवल वेव की फॉर्म में थी, है ना। तो उस टाइम पे ध्यान से देखो, दोनों को क्या है, ओमेगा सेम है ना, टाइम सेम है, k यानी वेव नंबर सेम है, x यानी डिस्प्लेसमेंट सेम है ना। देखो सबसे पहले बात मैं इसको बता देती हूँ, ये वेव की इक्वेशन में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ना। ये y क्या होता है हमारे पास, कि कितना इसका कितना ये चेंज हुई है ना, y। a2 क्या होता है हमारे पास, एम्पलीट्यूड, है ना। साइन के बाद जो चीज बच जाती है उसको हम बोलते हैं फेज। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी होता है टाइम, के क्या होता है हमारे पास, के होता है वेव नंबर, और एक्स क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना, पाथ
जो हमारे पास था ये, है ना, ये वाला। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसके वेव इक्वेशन के सारे कंपोनेंट होते हैं। तो ओमेगा है जो मेरा, ओमेगा जिसको मैं क्या बोलती हूँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये 99% में जब भी हम वेव ऑप्टिक्स पढ़े तो उसमें हर केसेस में सेम होगी, है ना। ओमेगा क्या होगी मेरी यहाँ पे, सेम होगी। और ये ओमेगा मेरा किसके इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, है ना, या मैं एफ ही लिख देती हूँ, है ना, सिंबल से कंफ्यूज ना हो जाओ। कभी वेलोसिटी का वी से लिखती हूँ ना मैं, तो कभी कंफ्यूज हो जाता है, तो एफ लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, है ना। 2 पाई एफ यानी फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 पाई एफ, यानी फ्रीक्वेंसी जब मेरी क्या हो, सेम हो, तो उस केस में मेरा क्या है, ओमेगा भी मेरा क्या है, सेम है। अब देखो मीडियम दोनों का सेम है ना, मीडियम में तो चेंज आ नहीं रहा, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वही उसकी वेलोसिटी होगी, पाथ में ही तो डिफरेंस आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 पाई एफ, यानी फ्रीक्वेंसी मेरी दोनों की क्या होगी, इन दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, है ना। ये फॉर्मूला एक बार रिवाइज करा रही, ध्यान रखना। तो ओमेगा मेरा क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, है ना। अब के क्या होता है मेरे पास, के होता है मेरे पास वेव नंबर। क्या होता है के, वेव नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा, यानी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास क्या, के, यानी वेव नंबर, यानी वेवलेंथ में हमारी क्या होगी इन केस में, सेम होगी, है ना। यानी के भी क्या है मेरे पास, सेम है ना। एक्स क्या है मेरे पास, पाथ डिफरेंस है ना, पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस एक्स, अब यहाँ पे x2 था, यहाँ पे x1 था, है ना, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे मेरे पास ओमेगा सेम है, मेरे पास एफ सेम है, के मेरे पास के भी सेम रहेगा। के सेम क्यों रहेगा, देखो के का एक फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा, एक फॉर्मूला होता है फेज वेलोसिटी से, है ना। इसका जो डेरिवेशन वो कराऊंगी मैं, है ना, एक बार ये मेन टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, फिर मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगी पूरा। फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है। तो फेज वेलोसिटी जब भी निकालते हैं ना, तो वहाँ से फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है v इक्वल टू ओमेगा बाई के, ये फॉर्मूला आता है ओमेगा अपॉन के, है ना। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी vk, है ना। और k की वैल्यू निकालना चाहो तो k की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा बाई v, है ना। तो अब मुझे पता है मेरे पास ओमेगा सेम है, ओमेगा क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी v, है ना। तो मेरे पास k भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। k क्या है मेरे पास, वेव नंबर है ना। तो यानी ये चीजें मेरी क्या थी, सेम थी। कब, जब मेरा इंटरफेरेंस नहीं हुआ था, उससे पहले जब ये S1 S2 किस फॉर्म में थे, वेव की फॉर्म में थे, है ना। तो अब एक चीज देखो, मैंने बोला था ना कोहेरेंट सोर्स, है ना, कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्स वही सोर्स होते हैं जिनका ओमेगा क्या होता है, सेम होता है, यानी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो, सेम हो, यानी सेम फ्रीक्वेंसी से वो क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, वहाँ उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज, है ना। इसके बारे में भी एक डिटेल जो लेक्चर है वो मैं बनाऊंगी। कोहेरेंट सोर्स इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं सीधा सीधा कि डिटरमाइन द या एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी यहाँ पे क्या समझना है कि जहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी सेम हो, उन सोर्सेज को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। इतनी बात समझ में आई। अब मुझे इस पी पार्टिकल जो SHM कर रहा है ना, ये पी पार्टिकल क्या करेगा, SHM करेगा। तो अब देखो इस S1 की वजह से इतना इसने डिस्प्लेसमेंट किया, इस S2 की वजह से इतना किया, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, है ना। अब टोटल की बात कर लेते हैं। तो अभी बताए टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल लेंगे, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं मेरे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, है ना, वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव, है ना, अलग अलग वेव का। तो अब देखो ऐड कर दो, वाई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसको ऐड करोगे यानी a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, है ना। इसकी वजह से SHM हुआ, इस वाले S1 की वजह से, S2 की वजह से SHM हुआ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, है ना, वो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट दे देगा, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ SHM। अब एक चीज और बताओ कि ये देखो एम्पलीट्यूड इसका क्या है, अलग अलग एम्पलीट्यूड है ना, तो टोटल इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, टोटल एम्पलीट्यूड यानी कितना है, एम्पलीट्यूड पता है क्या होता है, ये हमारे पास वेव हो गई है ना, तो ये टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है, अपवर्ड यानी क्रस्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया और ट्रफ ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है ना, ये होता है एम्पलीट्यूड,
है ना, ये क्या होता है एम्पलीट्यूड। तो जब मेरी दो वेव्स कंबाइन होंगी तो एम्पलीट्यूड कितना मेरा वेरी करेगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा। एम्पलीट्यूड में क्या होगा मेरा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड में होगा वेरिएशन। क्यों होगा, क्योंकि पाथ में क्या हो रखा है, डिफरेंस हो रखा है ना। एम्पलीट्यूड में क्या हो रहा है, वेरिएशन। कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा मुझे फेज से। किसे पता चलेगा, फेज का। भी इस फेज के बारे में पढ़ेंगे। देखो अभी मैंने क्या बताया था, फेज ये ए टू साइन है, यानी यहाँ पे साइन को जो भी आता है ना उसके बाद जो टर्म आती है उसको हम बोलते हैं फेज, है ना। तो अब इस फेज के बारे में पढ़ेंगे, फेज डिफरेंस के बारे में। और फेज मेरा आएगा क्यों, फेज मेरा डिफरेंस क्यों आया यहाँ पे, पाथ डिफरेंस की वजह से। पाथ डिफरेंस की वजह, देखो अलग अलग पाथ है ना, x1 मेरा इस पी से पास में, x2 मेरा दूर था, है ना। तो अलग अलग पाथ हो गया, तो अलग अलग पाथ हो गया तो यानी दोनों का फेज भी क्या रहेगा मेरा, सेम रहेगा। फेज मतलब कि 90 डिग्री पे एक दूसरे के 90 डिग्री है, एक 90 पे एक 180 पे, कैसे ये जो होता है ना ये बताता है मैं फेज, है ना। तो फेज में क्या आ रहा है, डिफरेंस किसकी वजह से, पाथ डिफरेंस की वजह से, है ना। और एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हम किसकी वजह से बता पाएंगे, फेज डिफरेंस की वजह से। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फेज के बारे में। तो इतना समझ में आया, देखो इतना नोट करो, देखो नोट कर लिया है ना। आगे करें, समझ में आया है इतनी। अब देखो अब हम क्या बात कर रहे हैं, मैं इधर से थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, है ना। देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि y1 और y2 है ना, दोनों के अंदर मेरा क्या आ रहा था, एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आ रहा था, है ना। किसकी वजह से, फेज की वजह से। और फेज के अंदर वेरिएशन क्यों आ रहा था, पाथ डिफरेंस की वजह से, है ना। तो मैं क्या बताऊंगी, देखो मैं क्या किसके बारे में पढ़ूंगी, फेज के बारे में ना, फेज डिफरेंस के बारे में। इसको डिनोट करते हैं फाई से, है ना, इससे। तो कैसे बताऊंगी, देखो मैक्सिमम फेज माइनस मिनिमम फेज दोनों का डिफरेंस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा फेज डिफरेंस मेरा कितना है ना, यानी कि फेज मैक्सिमम माइनस फेज मिनिमम, है ना। तो मुझे पता चल जाएगा दोनों के फेज में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो अब मुझे बताओ फेज, देखो मैक्सिमम कितना था, किसका था, S2 का था। S2 मेरा देखो ऐसे था ना, यहाँ पे वापस से बनाते हो, S1 यहाँ पे P पार्टिकल, यहाँ पे S2 था, है ना। तो ये S2 जो है मेरा, ये x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था और ये x2 मेरा ग्रेटर था किससे, x1 से। तो ऑब्वियस ही बात है, ज़्यादा इसने ट्रेवल किया ना पाथ, है ना। तो यानी इसका फेज में ज़्यादा वेरिएशन होगा इसके बजाय, है ना। यानी फेज मैक्सिमम माइनस फेज मिनिमम, है ना। तो मैक्सिमम वाले के लिए इक्वेशन क्या थी, A2 sin ओमेगा t प्लस kx2। फेज क्या होगा मेरा, ये वाली टर्म मेरी क्या होती है, फेज होती है ना। तो इसका फेज क्या है, ओमेगा t प्लस kx2 माइनस, है ना, माइनस करना है किसको, फेज मिनिमम को, इस वाले को। देखो x1 का फेज कम होगा क्योंकि x1 क्या है, कम है किससे, x2 से। तो यहाँ पे ओमेगा t प्लस kx1, है ना। अब देखो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल। अब देखो यहाँ पे फाई जो है हमारा, k कॉमन आ जाएगा इसमें से, और इसमें से k मैंने ले लिया कॉमन, है ना। यहाँ पे क्या बचा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, यानी ये क्या है, x2 मेरा पाथ था, यानी पाथ डिफरेंस हो रहा है। देखो फेज इज इक्वल टू k, डेल्टा x लिख सकते हो ना, डेल्टा मतलब चेंजेस कितना हो रहा है ना, ये वाला। इस डेल्टा x को मैं क्या बोलती हूँ, पाथ डिफरेंस। यानी फेज के अंदर मेरा डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, k तो 2 पाई बाई लैम्डा कांस्टेंट था, है ना। लेकिन जो फेज के अंदर डिफरेंस आ रहा है वो इस पाथ डिफरेंस की वजह से आ रहा है। समझ में आया, मैं वहाँ पे क्यों लिख रही थी पाथ डिफरेंस, कि ये डेल्टा एक्स अगर मेरा सेम होता ना तो शायद मेरा फेज भी सेम रहता, लेकिन फेज के अंदर वेरिएशन किसकी वजह से आ रहा है, इस डेल्टा एक्स की वजह से आ रहा है। तो ये था मेरा फेज के बारे में, है ना। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम करेंगे एम्पलीट्यूड की बात। तो मैं पूरा इरेज करूँगी ना, मुझे पूरा इरेज करना पड़ेगा, तो नोट कर लो एक बार, तो इरेज कर दूँ, है ना। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, हम नेट एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं ना। इसको छोड़ दे, है ना, इसका यूज होगा अभी। देखो अब हम किसकी बात कर लेते हैं, नेट एम्पलीट्यूड की, है ना, नेट एम्पलीट्यूड की। देखो एम्पलीट्यूड की बात करेंगे हम, सबसे पहले देखो ट्रिक से यूज करेंगे इसको सोल्व, है ना। अगर हम पूरा डेरिवेशन करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, साइन कोस का यूज करके उसमें तब हम लिखते हैं। तो हम देखो कैसे करेंगे, देखो a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, ये किसके लिए था, s1 के लिए था। ये किसके लिए था, मेरा s2 के लिए था। ये वाली इक्वेशन में, है ना, वेव की इक्वेशन दोनों मिल गई थी तो क्या बन रही थी, SHM की इक्वेशन बन रही थी, है ना। तो यहाँ पे देखो a1 एम्पलीट्यूड जो मेरा है, ये मेरा क्या है, छोटा है किससे, a2 से।
क्यों छोटा है? क्योंकि इसका फेज क्या था, ज्यादा था, इसका फेज क्या था, कम था। और फेज में डिफरेंस क्यों आ रहा था? क्योंकि पाथ में डिफरेंस आ रहा था। सारी बातें रिलेट कर पा रहे हो आप लोग? यानी A2 मेरा क्या है, ज्यादा है किससे, A1 से। तो जो छोटा होता है उसको हम क्या कहाँ बनाते हैं, इधर बनाते हैं, है ना। यानी ये क्या है, मेरा A1 है ना, A1। अब A1 है, A1 A2 से कितना कम है, यानी ये A2 मेरा A1 से कितना ज्यादा है, जितना इनके बीच में फेज का डिफरेंस था, है ना, उतना ही तो ज्यादा होगा। अभी हमने फेज पढ़ा, फेज डिफरेंस क्या आ रहा था, के x2 माइनस x1, यानी x2 मेरा ग्रेटर था ना, पार्ट डिफरेंस मेरा ज्यादा था किससे, x1 से, है ना। तो यानी कि इन दोनों के एम्पलीट्यूड में कितना डिफरेंस होगा, जितना इनके फेज में डिफरेंस होगा, है ना। यानी कि जो मेरा A1 है और यहाँ पे क्या है, मेरा A2 है ना। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, 5 इतना होगा, है ना। इनका जितना फेज डिफरेंस होगा उतना ही जो मेरा A1 है उससे क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या, A2, है ना। तो यानी A1 से 5 एंगल मेरा ज्यादा क्या है, A2 है। इतनी बात समझ में आई? तो मैं यहाँ से क्या ड्रॉ कर सकती हूँ, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकती हूँ। ये तो सबको पता होगा, पैरेललोग्राम लो, पैरेललोग्राम, है ना। तो देखो यहाँ से क्या होगा, पैरेललोग्राम मैंने फॉर्म की, तो पैरेललोग्राम में अगर मेरे को नेट एम्पलीट्यूड निकालना हो, पैरेललोग्राम में हम जब ऐसे पढ़ा होगा ना कि यहाँ पे x1 होता है, यहाँ पे x2 होता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, नेट रिजल्टेंट इनके सेंटर से गुजरता था, है ना। तो ऐसे ही हम एम्पलीट्यूड के केस में करेंगे। यहाँ पे मेरा क्या था, A1 से मेरा A2 कितना ज्यादा था, 5 फेज डिफरेंस जितना ज्यादा था, है ना। मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। मैं दोनों का रिजल्टेंट बड़ी आसानी से बता दूंगी, कहाँ से पास होगा, दोनों के सेंटर से पास होगा, यानी ये AR, ये क्या है, मेरा रिजल्टेंट है ना। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, AR² यानी रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड है ना हमारा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस पाई, है ना। ब्रैकेट में इसको बंद कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका यूज होगा बाद में। समझ में आया? मुझे पता था एम्पलीट्यूड A1 का मेरा क्या था, कम था, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, है ना। क्यों किया, क्योंकि मुझे पता था A2 मेरे A1 से 5 फेज डिफरेंस ज्यादा है, तो 5 फेज डिफरेंस से मैंने इसको A2 को ज्यादा ड्रॉ किया। अब मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ की। अब मुझे पता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मेरा कैसे निकलेगा, इन दोनों के सेंटर से पास होगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है AR² इक्वल टू A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 कोस पाई, है ना। अब मुझे रिजल्टेंट AR की इक्वेशन मिल गई, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल गया, तो मैं क्या यहाँ से y जो मेरा रिजल्टेंट है वो निकाल सकती हूँ, YR। कैसे निकालूंगी, यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, AR, यानी क्या मिल गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड साइन ब्रैकेट में, क्या मैं टोटल जो मेरी फेज है उसमें जो टोटल चेंज आ रहा है उसको निकाल सकती हूँ यहाँ पे, जब मेरे एम्पलीट्यूड टोटल रिजल्टेंट। देखो बात समझ में आ रही है कि मैंने यहाँ से क्या किया, A1 A2, मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए था, क्यों, क्योंकि मुझे इन इक्वेशन को सोल्व करना था, इस वाली इक्वेशन क्या करना था, मुझे सोल्व करना था। अब देखो A1 और A2 अलग अलग मेरे पास क्या है, एम्पलीट्यूड, लेकिन मुझे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए। एम्पलीट्यूड में डिफरेंस किस बात की वजह से आ रहा है, दोनों में पाथ डिफरेंस आ रहा था, है ना। तो पाथ डिफरेंस आ रहा था, इसीलिए हमने क्या पढ़ा, फेज डिफरेंस पढ़ा, है ना। अब फेज में डिफरेंस आ रहा है तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एम्पलीट्यूड में कितना डिफरेंस आ रहा है, टोटल एम्पलीट्यूड में कितना चेंज आ रहा है। तो एम्पलीट्यूड में चेंज कितना आ रहा है, AR आ रहा है। तो मैं अगर फेज का भी टोटल बता दूंगी तो मेरे पास क्या मिल जाएगी, टोटल जो नेट मेरे पास रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी ना SHM की, जो इनकी कॉम्बिनेशन आ रही वो मिल जाएगी। इसलिए मैं क्या करना चाह रही हूँ, उसको यहाँ से कैलकुलेट करना चाह रही हूँ। तो देखो कैसे करूंगी मैं, देखो जो मेरा AR रिजल्टेंट है यहाँ पे, है ना, एम्पलीट्यूड है जो मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो इस A1 से मैंने कितना एंगल मान लिया एक्स्ट्रा, मैंने मान लिया थीटा एंगल ज्यादा है ना। इस A1 से AR मेरा क्या है, थीटा एंगल ज्यादा है। देखो AR के लिए बताऊंगी ना फेज, अभी तक तो मैं फेज A1 के लिए बता रही थी, इतना फेज था, A2 के लिए फेज बता रही थी, इतना फेज था। अब AR के लिए भी तो मैं फेज बताऊंगी ना, कितना फेज है मेरा टोटल। तो कैसे बताऊंगी मैं, AR के लिए फेज कैसे बताऊंगी, देखो थीटा, है ना। अब फेज कैसे बताऊंगी, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, k x2 माइनस x1, क्या होता है देखो k x2 माइनस x1, है ना। तो अब k x2 माइनस x1 तो होगा, लेकिन ये इसमें क्या ऐड हो जाएगा मेरे पास, थीटा एंगल और ऐड हो जाएगा। बात समझ में आई, थीटा एंगल क्यों ऐड होगा, यानी मेरे पास क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस में k x1 प्लस में थीटा, ये क्या आ गया मेरे पास, फेज आ गया, किसका, इस AR का। नेट जो मेरे पास एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा था ना इस वाली इक्वेशन के लिए, ये किसके लिए कर रहे हैं हम, जो नेट हमारी SHM की इक्वेशन है ना, रिजल्टेंट वाली इक्वेशन, इसके लिए सोल्व कर रहे हैं। समझ में आया कैसे किया। देखो फेज डिफरेंस अभी तक मुझे पता था k x2 माइनस
x1 था, है ना। तो मैंने क्या किया फेज, और यहाँ पे मेरे देखो फेज ओमेगा 2 प्लस के एक्स टू, ओमेगा 2 प्लस में सॉरी ओमेगा टी प्लस में के x1, है ना। ये कब आया था, ये मेरे आया था दोनों इक्वेशन के लिए, है ना, s1 और s2। जब मैंने वहाँ से दोनों का फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहा था, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया था, के कॉमन ले लिया था, x2 माइनस x1, है ना। इतनी बात समझ में आई। तो ये मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है जो फेज है फाई, है ना। क्यों लिखा, क्योंकि ए आर जो है देखो इस A1 से कितना एंगल जाता है, थीटा एंगल जाता है। तो जो A1 का मेरे पास क्या था फेज, A1 का फेज क्या था ओमेगा टी प्लस के x1, उसमें मैं अगर ये थीटा एंगल ऐड कर दूं तो मुझे इस AR का फेज मिल जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। कि भाई मुझे AR का कैलकुलेट करना था, अब AR का मैं समझ नहीं पा रही मैं कैसे कैलकुलेट करूँ। मैंने क्या किया, मेरे पास A1 और A2 का फेज था, तो मैंने उन्हीं की टर्म्स में मैंने AR को लिख दिया कि A1 का मेरे पास फेज था ओमेगा टी प्लस के x1, उसमें थीटा एंगल मैं ऐड कर दूँ तो मुझे AR का क्या मिल जाएगा, फेज मिल जाएगा। जरूरी नहीं आप A1 की टर्म्स में लिखो, A2 की टर्म्स में भी लिखोगे। A2 की में क्या लिखोगे फिर ओमेगा टी प्लस के x2 माइनस कुछ होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस थीटा करना होगा कि A2 से माइनस थीटा कर दूंगी तो मुझे AR मिल जाएगा, है ना। तो उस केस में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, किसकी जगह, प्लस की जगह, है ना। समझ में आई। तो मेरे पास फेज क्या आ रहा है ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस थीटा, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूँ ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस में थीटा। ये मेरे पास क्या आ गई, नेट जो रिजल्टेंट इक्वेशन है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो पार्टिकल कर रहा था किसकी वजह से, जब मेरे पास क्या हो रहा था, इंटरफेरेंस हो रहा था, दो वेव्स मेरी आपस में मीट कर रही थी, उस केस में। समझ में आया कैसे करते हैं। थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, थीटा की वैल्यू बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। थीटा की कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है A2 cos फाई अपॉन में A1 प्लस A2 साइन फाई। फॉर्मूला है, पढ़ा होगा सभी ने, है ना। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग क्या कर लेते हो, इसको कैलकुलेट कर लेते हो, है ना। अब देखो आगे हम किसकी बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे कोहेरेंट सोर्सेज की, कि हमारे कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, ना। इरेज कर दो इसको, नोट कर लिया। देखो समझ में आया कि थीटा, ये आपने सबने पढ़ा होगा ना कि AR स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, किसकी हेल्प से, इस पैरेललोग्राम की हेल्प से, है ना। फिर यहाँ से हमने फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, है ना। फिर फेज हमारा जो नेट रिजल्टेंट ये इक्वेशन है, इसमें यहाँ पे पुट करने के लिए तो मैंने क्या किया, इसको थीटा जूम किया तो AR की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। A1 से थीटा एंगल ज़्यादा था तो मैंने वहाँ पे पुट कर दिया, फिर मुझे थीटा की वैल्यू पता है A2 साइन फाई, सॉरी साइन फाई आएगा ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे साइन फाई है ना, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे साइन फाई आता है और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आता है, कोस फाई आता है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई, हम अगर फाइंड आउट करना चाहते यहाँ पे, है ना। तो ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास नेट रिजल्टेंट इक्वेशन थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, है ना। तो इरेज कर दूँ, देखो कर लिया होगा नोट, देखो इरेज करे हुए, है ना। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, हम कोहेरेंट सोर्स की बात कर लेते हैं ना। देखो इसके बाद कोहेरेंट सोर्स पे अलग से लेक्चर भी बनाऊंगी मैं, ना, लेकिन अभी थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है ना कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में। तो अब किसकी बात होगी, कोहेरेंट सोर्सेज की, कोहेरेंट सोर्सेज। देखो अभी बताया था मैंने कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, दो सोर्स, है ना, लिख दो एक बार में, दो लाइट सोर्स which emits waves of same frequency, same wavelength, है ना, and same phase, या नियरली लिख लो, है ना, नियरली सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब होता है कि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा हो, है ना, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज, है ना। इतनी बात तो हम कर चुके हैं, मैंने कुछ नहीं किया, बस उसको वर्ड्स में लिखा है ना। अब इसको हम समझेंगे कि जो हम ओमेगा क्या कर रहे थे, सेम कर रहे थे, है ना, एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम कर रहे थे। ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, 2πf, है ना। तो ये एफ भी सेम हो रहा था, अगर ओमेगा सेम है तो यानी एफ भी सेम होगा हमारा, है ना। और ओमेगा का ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, v इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से v के हो जाएगी, यानी ओमेगा सेम रहेगा तो हमारा वेव नंबर भी सेम रहेगा। तो सारी चीज मेरी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। कब, जब ये ओमेगा मेरा क्या होगा, सेम होगा। तो अगर ये सेम ना हो, अभी तक हम बोल रहे थे
सेम होगा तो वो कौन से सोर्स होंगे, कोहेरेंट सोर्सेज। अगर ये सेम ना हो तब क्या होगा, है ना, तो वो कंडीशन देखते हैं। देखो अभी हमारे पास क्या था, यहाँ पे पार्टिकल था P, है ना, यहाँ पे S1 सोर्स था, यहाँ पे S2 सोर्स था। यहाँ से क्या निकल रही थी, वेव निकल रही थी, यहाँ से भी क्या निकल रही थी, वेव निकल रही थी। x1 पाथ डिफरेंस मेरा छोटा था किससे, x2 से, है ना। तो अभी तक हम इसके इक्वेशन क्या एज्यूम कर रहे थे, अभी तक इसकी इक्वेशन y1 की वजह से हम एज्यूम कर रहे थे a1 sin ओमेगा टी प्लस के x1 एज्यूम कर रहे थे। इसकी वजह से, इस सेकंड वाले की वजह से क्या एज्यूम कर रहे थे, y2 a2 sin ओमेगा टी प्लस के x2 एज्यूम कर रहे थे। और दोनों का फेज डिफरेंस निकाल रहे थे, ओमेगा टी सेम था, तो फेज डिफरेंस क्या निकल के आ रहा था मेरा, देखो फेज डिफरेंस मैं ऐसे ही तो निकाल रही थी, मैक्सिमम माइनस फेज मिनिमम, है ना। मैक्सिमम क्या मेरा क्या था, ये वाला था, क्योंकि मुझे पता है x2 पार्ट डिफरेंस मेरा ज़्यादा है तो इसका फेज डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, तो यानी इसमें से मैं इसको माइनस करूँगी, मेरे को क्या मिल रहा था, के x2 माइनस x1, ये मिल रहा था, है ना। यानी यहाँ पे कहीं पे भी टाइम पे डिपेंड कर रहा था, ये फेज हमारा नहीं कर रहा था। लेकिन अगर मैं इन दोनों फेज को क्या कर दूँ, ये जो ओमेगा है मेरा, ओमेगा इसको सेम करने के बजाय मैं अलग अलग कर दूँ, यानी इसको मैं मान लूँ ओमेगा 1, इसको मैं मान लूँ ओमेगा 2, तो तब क्या होगा, अगर ये मेरा सेम नहीं हुआ तो तब देखो अब यहाँ पे फेज डिफरेंस निकालेंगे, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज मैक्सिमम माइनस फेज मिनिमम, है ना। अब मैक्सिमम किसकी वजह से होगा, इस x2 की वजह से होगा, यानी इसका फेज रख दो, ओमेगा 2 टी प्लस के x2 माइनस ओमेगा 1 टी प्लस में के x1, है ना। अब देखो t इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो मैं यहाँ से t कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यहाँ पे आ जाएगा t, है ना, t आ गया, प्लस का साइन x2 माइनस x1, और ये k इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यानी x2 माइनस x1, k क्या आ गया, कॉमन आ गया, है ना। यानी कि इस बार जो मेरा फेज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फेज डिफरेंस, वो मेरा टाइम पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, कि टाइम से फैक्टर मेरा मल्टीप्लाई हो रही है, नहीं एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेरी टाइम से मल्टीप्लाई हो रही है, तो टाइम पे वेरी कर रहा है। अब इससे होगा क्या, टाइम पे वेरी करेगा। देखो ध्यान करो, अभी मैंने क्या लिखवाया था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन लिखवाई थी, क्या कि a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस में 2a1 a2 कोस फाई, है ना, कोस फाई। तो ये कोस फाई क्या मेरा वेरी नहीं करेगा टाइम के साथ, बिल्कुल वेरी करेगा, है ना, कोस फाई एम्पलीट्यूड, तो कोस फाई मेरा टाइम के साथ वेरी करेगा। और इससे होगा अगर मेरा कोस फाई टाइम के साथ वेरी किया, यानी एक ही पॉइंट पे मेरे पास क्या आएंगी, एक ही पॉइंट पे, है ना, इसको मैं लिख दूँ, एक ही पॉइंट पे ब्राइट और डार्क स्पॉट दोनों, है ना, यानी एक ही पॉइंट पे मेरे पास डार्क स्पॉट भी आएगा और उसी पॉइंट पे मेरे पास क्या आएगा, ब्राइट स्पॉट आएगा। तो क्या मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न प्रॉपर मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। मुझे वो इंटरफेरेंस होगा वो प्रॉपर मिल ही नहीं पाएगा ना, वो पैटर्न मेरे को, क्योंकि एक ही टाइम पे ब्राइट डार्क ऐसे हो जा रहा है, तो कुछ अच्छे से प्रॉपर होगा ही नहीं, तो वो इंटरफेरेंस हमें क्लियरली यहाँ से मिलेगा ही नहीं। इसलिए क्या होना चाहिए, जो कोस फाई होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो रहा था। क्या यहाँ पे मेरे टाइम पे डिपेंड कर रहा था, नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि ओमेगा टी, देखो मैं क्या कर रही थी, इस वाले के लिए ना आ गया ये वाला, यानी ओमेगा टी प्लस के x2, इसमें से जब मैं माइनस करूंगी ओमेगा टी प्लस के x1, है ना, तो ओमेगा सेम था, तो दोनों फैक्टर कैंसिल आउट हो रहे थे, यानी टाइम पे चीज डिपेंड नहीं कर रही थी, ये निकल के मेरे पास आउटपुट आ रहा था। तो इसलिए कोस फाई है वो क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। टाइम इंडिपेंडेंट कहाँ हो रहा था, जब मेरा क्या हो रहा था, यहाँ पे मेरा ओमेगा सेम हो रहा था, यानी कि मेरी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी, सेम होगी। ये सेम होगी तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और ये मेरा जो के है ये भी सेम होगा, वेव नंबर, है ना। इन सोर्स को हम बोलते हैं कोहेरेंस हो, जहाँ पे क्या ओमेगा हमारा सेम हो, है ना। ये हमने किसकी बात की है, कोहेरेंट सोर्सेज की बात की। अब हम बात कर लेते हैं इंटेंसिटी की, कि अब इंटेंसिटी क्या होती है। उसके बाद बात करेंगे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो काफी लेंथी लेक्चर हो जाएगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो इसको नोट करो। देखो अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं इंटेंसिटी की, है ना। इसको मैं इरेज कर रही हूँ, समझ में आया कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं ना। अब बात कर लेते हैं इंटेंसिटी की। तो इंटेंसिटी क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इंटेंसिटी को, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हम इंटेंसिटी की बात करते हैं ना। तो देखो इंटेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स
passing per unit area, पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया में से मेरी कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही है भाई, उसकी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। फॉर्मूला क्या होता है इंटेंसिटी का, आई से मैं इसको डिनोट कर रही हूँ, 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, है ना। एफ यानी फ्रीक्वेंसी, ए उसका एम्पलीट्यूड, रो यानी डेंसिटी और वी मतलब वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हैं। ये क्या होता है, मेरा इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान करो एफ मेरा क्या है यहाँ पे, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि मेरा ओमेगा सेम है, और ओमेगा किसके इक्वल होता था, 2 पाई एफ के, फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था। एफ सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि ओमेगा सेम है, तो यहाँ पे मेरा एफ सेम हो गया ना। रो और मेरा वी, ये दोनों भी मेरे क्या होंगे, सेम होंगे, यानी डेंसिटी और वेलोसिटी। क्यों सेम होगा, क्योंकि मेरे पास मीडियम क्या है यहाँ पे, सेम मीडियम था, है ना। कैसा मीडियम था मेरे पास, सेम मीडियम था, कि जब मेरा S1 था यहाँ से मेरी P पार्टिकल पे क्या गई, वेव गई है ना, X1 यहाँ पे था, S2 है ना, यहाँ पे मेरे पास क्या गई, वेव गई X2 पे। तो दोनों का मीडियम कैसा था, सेम था, तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी, दोनों की डेंसिटी भी सेम होगी। बात समझ में आई। दो फ्रीक्वेंसी क्यों सेम है, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। क्यों सेम होती है हमारे पास, ये कोहेरेंट सोर्स का भी हमने पढ़ा, तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया कि ओमेगा क्यों सेम होना जरूरी है, क्योंकि टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो टाइम पे डिपेंड क्यों नहीं करेगा, क्योंकि cos फाई को टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर टाइम पे डिपेंड किया तो एक ही टाइम पे ब्राइट और डार्क स्पॉट मिलेंगे, जिससे हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये इतनी बातें हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब देखो आई मेरा किस पे डिपेंड करेगा, केवल ये 2 पाई मेरा कांस्टेंट है, एफ मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, रो वी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस कांस्टेंट को क्या मैं के नाम दे दूं, है ना, मैंने के दे दिया, यानी के ए स्क्वायर, जहाँ पे के मेरा किसके इक्वल है, 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी 2 पाई एफ स्क्वायर रो वी, है ना, इस पे डिपेंड कर रहा है ना। तो यानी मेरा जो आई है वो क्या हो गया, के ए स्क्वायर, के की वैल्यू ये सारी टर्म मेरी क्या है, ये सारी टर्म मेरी है कांस्टेंट, यानी चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू सेम होगी, है ना। तो क्या चेंज होगा, एम्पलीट्यूड चेंज होगा, है ना। एम्पलीट्यूड अभी हमने देखा, तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम निकाल रहे थे, और वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ रही थी, A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर प्लस में 2A1 A2 कोस फाई, है ना। क्या मैं यहाँ से एम्पलीट्यूड की वैल्यू नहीं पुट कर सकती, इस ए स्क्वायर की मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो इस ए स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूँ, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई अपॉन की, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू आई अपॉन के, सब्सटीट्यूट कर दो। कैसे सब्सटीट्यूट करोगे, ए आर है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आर अपॉन में के, है ना। ए आर का स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर आई बाई के इक्वल है, तो ए आर का स्केल किसके इक्वल हो जाएगा, आई आर बाई के इक्वल, तो यानी आई आर बाई के इजिकल टू A1 का स्केल यानी I1 अपॉन में के प्लस में A2 का स्केल यानी I2 अपॉन में के। कुछ नहीं कर रही मैं, बस A1 स्केयर A2 स्केयर इसकी जगह वैल्यू पुट कर रही हूँ, 1 है तो 1, 2 है तो 2, है ना, प्लस में 2। अब देखो यहाँ पे तो मैं A1 स्केयर की वैल्यू बता रही थी यहाँ पे, है ना। अब A1 आ गया यहाँ पे, अगर मैं केवल A की वैल्यू बताऊँ तो क्या आ जाएगी, रूट आई बाई के, यही तो होगा, रूट आई बाई के, ए की वैल्यू स्केयर उधर जाएगा तो रूट में, तो यानी कि मैं अलग अलग लिख दूँ, रूट आई 1 अपॉन में के, रूट के, है ना, I1 अपॉन में के, क्योंकि A1 था तो 1 इंटू A2, अब A2 के लिए क्या आ जाएगा, रूट I2 अपॉन में रूट के, और कोस मेरा फाई आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से के और रूट के इंटू रूट के क्या हो जाएगा, के, तो क्या मैं के कॉमन नहीं ले सकती, मैं यहाँ से क्या कर, देखो 1 बाई के आई आर इजिकल टू 1 अपॉन में के, है ना, ब्रैकेट में I1 प्लस में I2 प्लस में 2 रूट I1 रूट I2 कोस फाई, है ना। ये के से मेरा के कैंसिल आउट हो गया, आई आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये बची हुई वैल्यू आ गई, यानी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कोस फाई, ये मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई, कितने नंबर ऑफ वेव मेरे पर यूनिट एरिया में से पास होगी। समझ में आया इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। लेक्चर को हम कहते हैं स्टॉप, है ना, काफ़ी लेंथी लेक्चर है उसका। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे YDSC की, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नोट करो इतना। तो देखो अगर इतना समझ आ गया तो हम किसकी बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, है ना। देखो इजी लग रहा होगा अब, है ना, जिनको इजी नहीं लग रहा होगा ना पढ़ने वाले बच्चों में पक्का, है ना। देखो अब हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आप सभी को, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनता है, जब मेरे पास सेम क्रस्ट सेम तरफ पे फॉल हो, यानी एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का क्रस्ट दोनों सेम आपस में एक जगह मिले, है ना, तो उस केस में क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी मैं क्या बोल दूँ यहाँ से, फेज क्या हो मेरा वहाँ पे सेम हो, है ना, कैसा फेज हो, सेम हो, तो एम्पलीट्यूड मेरा क्या होगा, इंक्रीज होके मिलेगा ना, नेट जो एम्पलीट्यूड होगा हमारा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या था, पार्टिकल था, है ना, S1 से क्या आ रही थी हमारे पास, वेव आ रही थी, ऐसे ही S2 से क्या आ रही थी हमारे पास, वेव आ रही थी, है ना। अब ये S1 से और S2 से आने वाली वेव अगर सेम फेज में हुई, यानी ये जो पार्टिकल है ना, इस पे मेरी वेव ऐसे आ रही है, ऐसे, है ना, और इधर से भी जो मेरी S2 से वेव आ रही है वो मेरी कैसे आ रही है, मान लो ऐसे आ रही है ना, यानी सेम फेज में फॉल हो रही है, ये इसका भी फेज सेम है ना, ऐसे ऐसे, और इसका भी फेज क्या है, सेम है, तो उस केस में दोनों जो एम्पलीट्यूड होंगे वो क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, है ना। यानी ये पार्टिकल को SHM करा रही थी 5 सेंटीमीटर ऊपर की डायरेक्शन में, पहली वाली वेव, दूसरी वाली वेव भी इसको 5 सेंटीमीटर अपर डायरेक्शन में करा रही है, तो टोटल एम्पलीट्यूड हम क्या कर रहे थे, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था इसका, 10 सेंटीमीटर हो रहा था, यानी नेट जो है हमें वो इंक्रीज होके मिलेगा कुछ ऐसा, है ना, ये टोटल क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, है ना। तो ऐसे टाइप को इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, जिसके अंदर हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, है ना। एम्पलीट्यूड समझ गए ना, एम्पलीट्यूड क्या होता है बताया था भी, है ना, ये वाली जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, है ना, ये ट्रफ होता है, ये होता है क्रेस्ट, पता होगा सभी को, लिख देती हूँ CREST क्रेस्ट, और ये होता है ट्रफ, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्रेस्ट या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रफ, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखो हमें I1 इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा था, IR क्या आया था अभी, I1 प्लस में I2 प्लस में रूट I1 रूट I2 कोस फाई, है ना, यही आया था अभी। और एम्पलीट्यूड का क्या आया था, एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में आ जाता है स्क्वायर, है ना, यानी A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई, है ना, रट जानी चाहिए अभी तक आप सभी को, है ना। देखिए यहाँ पे 2 भी आएगा, भूलना नहीं है इस 2 को। ये 2 था ना, A1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की थी रूट I1 बाई के, A2 की सब्सटीट्यूट की थी रूट I2 बाई के, कोस फाई के से क्या कैंसिल हुआ था ना, तो 2 को भूलना नहीं है, एक फॉर्मूला याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा ना। तो यहाँ से एक चीज़ देखो, कोस फाई है ना, क्या है, कोस फाई, यानी कोस फाई हमारा मैक्सिमम होगा, तभी हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा और इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होती है कि हमारा IR या फिर हमारा AR क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, है ना। तो ये दोनों हमारी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगी, जब ये कोस फाई क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा, यानी कोस फाई क्या होना चाहिए, हमारे पास मैक्सिमम होना चाहिए। और कोस फाई मैक्सिमम कब होता है, जब हमारा फाई कितना हो, या तो 0, है ना, देखो ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही तो होती है, 1 कहाँ पे आती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है ना, कोस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, यानी कि क्या होगी मेरे पास ये वैल्यू, या तो 0 डिग्री हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, ऐसे हो, है ना, चलता जाएगा। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कोस पाई की वैल्यू सोच के बताना है, कोस पाई, कोस 270 एंड कोस 360, तो ये सारी वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है ना, कितनी कितनी होती है। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0, साइन 270 की वैल्यू क्या होती है, -1, साइन 360 की वैल्यू क्या होती है, 0। कोस में देखो 0, 2 पाई, 4 पाई, अब ध्यान रखना कोस पाई की वैल्यू भी, है ना, यानी कोस पाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, -1 होती है ना, कोस 2 पाई की वैल्यू होती है +1, लिख दूँ मैं यहाँ पे, जब डिस्ट्रक्टिव केस करेंगे तब उस केस में पढ़ेंगे हम। कोस पाई की वैल्यू होती है -1, कोस 2 पाई की वैल्यू होती है +1, है ना, और साइन पाई की वैल्यू होती है, क्या होती है साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, साइन 270 की वैल्यू होती है -1। वैल्यूज को याद कर लेना ना, ये तो आई होप याद होगी सभी को। तो फाई की वैल्यू मेरे यहाँ से क्या आ गई, 2n पाई, है ना, यानी मेरा फेज क्या होगा, 2n पाई होगा। तो 2n पाई फेज हुआ तो मेरे को यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, मेरे को IR और AR की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, यानी फेज डिफरेंस में कितना हो, 2n पाई का हुआ तो मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। देखो ध्यान रखना है ना, पेपर में पूछता है सीधा सीधा क्वेश्चन। अब फेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, k x2 - x1, है ना, यानी कि k डेल्टा x
है ना। डेल्टा एक्स की मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, है ना, तो मैं एक बार देखो, फेस इजकल टू के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई लैम्डा बाई में 2 पाई, है ना। पाई की वैल्यू क्या आई है 2n पाई, वैल्यू पुट कर दो 2n पाई लैम्डा अपॉन में 2 पाई, है ना। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यानी कि मेरे पास डेल्टा एक्स किसके इक्वल आना चाहिए n लैम्डा के इक्वल, है ना। जहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है मेरी 0 1 2 ऐसे चलती जाएगी, है ना, सॉरी 1 से स्टार्ट होगी ना, 1 2 3, यानी लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ऐसे। तो बात समझ में आई, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें कब मिलेगा, जब कोस फाई की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होती है, जब 1 वैल्यू होती है। 1 कहाँ पे होती है, जब हमारा फाई 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे हो, इवन मल्टीपल हो, है ना। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n पाई। अब इस फाई की वैल्यू को मुझे पता था, फाई का फॉर्मूला क्या होता है के डेल्टा एक्स, तो के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, यानी पाथ डिफरेंस। ये क्या है मेरे पास पाथ डिफरेंस, ये क्या है मेरे पास फेज डिफरेंस, है ना। यानी पाथ डिफरेंस कितना हो n लैम्डा हो, फेज डिफरेंस हमारा 2n पाई है, तो उस केस में हमें कैसे इंटरफेरेंस मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है हमें। देखो ऐसे होता है ना फेज डिफरेंस हमारा ओमेगा टी प्लस में के एक्स, है ना, ये क्या होता है हमारे पास फेज होता है ना। तो अब ये किसका है, एक वेव का फेज, ऐसे ही दूसरी वेव का फेज, जब उनका रिजल्टेंट निकाला तो हमने इक्वेशन निकाल ली थी, है ना। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर वहाँ पे मेरी n लैम्डा हो, पाई की वैल्यू मेरी 2n पाई हो, तो कैसे इंटरफेरेंस मिलेगा हमें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यानी कि जो एम्पलीट्यूड मिलेगा हमें, जो इंटेंसिटी मिलेगी वो हमें इंक्रीज होके मिलेगी, है ना, दोनों वेव की वजह से। तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दोनों का क्या हो फेज सेम हो। जल्दी से नोट करो, फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं। तो इरेज कर दूं, है ना, समझ में आया। देखो इस कोस फाई की वैल्यू 1 को आप लोग यहाँ पे भी पुट कर सकते हो ना। देखो 1 यहाँ पे पुट कर दोगे, कोस फाई की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, तो ये फॉर्मूला को आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसको a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, है ना, आईडी बन गई ना यहाँ से a1 प्लस a2, यहाँ से इसकी आईडी क्या बन जाएगी रूट i1 प्लस रूट i2 का स्क्वायर, है ना, आईडी बन जाएगी। इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप लोग। तो कोस फाई की वैल्यू क्या होगी 1 हो गई, है ना। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब हम किसकी बात करते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। देखो खुद से करना है ट्राई, है ना, जब तक मैं लिखती हूँ तब तक पोज करके एक बार खुद से ट्राई कर लो, है ना। कर लिया ट्राई पोज करके, देखो मैं कर रही हूँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब जैसे उसमें कोस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी 1 होनी चाहिए थी, यहाँ पे कोस फाई की वैल्यू क्या होगी -1, तो हमें क्या मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी यहाँ पे फेज क्या होगा मेरा डिफरेंट होगा, है ना, सेम नहीं होगा, क्या होगा डिफरेंट होगा। यानी एक वेव मेरी ऐसे आ रही है ना, ऐसे, है ना, तो अगर एक का डाउनवर्ड है तो इसका क्या हो जाएगा अपवर्ड रीजन, ऐसे, है ना। यानी ये जब दोनों रीजन आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक का अपवर्ड रीजन है, एक का डाउनवर्ड रीजन, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेट एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा हमें, नेट एम्पलीट्यूड बोलो या फिर क्या बोलो इंटेंसिटी बोलो, डिक्रीज होके मिलेगी हमें, क्या होके मिलेगी डिक्रीज होके मिलेगी। तो मैं वापस से आई आर की इक्वेशन लिख दूँ, आई आर की इक्वेशन i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 कोस फाई, है ना। यहाँ से ए आर की वैल्यू लिखूँ तो मैं क्या आएगी a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। देखो इतनी स्पीड आपकी भी होनी चाहिए ना, इतनी स्पीड आपकी भी होनी चाहिए। कब होगी, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ना। इतनी बात समझ में आई। तो अब मुझे यहाँ से क्या पता चलेगा, कोस फाई की वैल्यू क्या होगी मेरी मिनिमम, है ना, तभी मेरे को क्या मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कोस फाई क्या होगा मिनिमम। और मिनिमम कब होगा -1 पे, है ना। -1 कहाँ पे होगा, -1 जब होगा जब फाई की वैल्यू कितने हो मेरे पास पाई हो, अभी बताया था 3 पाई हो 5 पाई हो 7 पाई हो, यानी क्या हो ओड मल्टीपल हो। उसमें क्या था इवन था, इसमें क्या है ओड है। यानी फाई को मैं जनरल फॉर्मूला जैसे वहाँ पे 2n पाई लिख रही थी, यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ 2n माइनस 1 पाई, है ना। n की वैल्यू 1 पुट की, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 1 पुट करके देखो माइनस पाई मिलेगा, है ना, यानी पाई, है ना। उस केस में ये वाली वैल्यू पाई 3 पाई। 2 पुट करके देख लो n की वैल्यू, तो 2 2 4 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3, तो 3 पाई मिल जाएगा आपको। 5 पाई 7 पाई ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या पुट करोगे 1 पुट करोगे ना, पहले स्टार्टिंग में 1 पुट की तो 2 माइनस 1 यानी 1 पाई मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पे ऐसे 0 से स्टार्टिंग करते, मैंने पहले बताया था n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे, यानी हम क्या करते हैं नेचुरल नंबर पुट करते हैं यहाँ पे, है ना। तो 2n माइनस 1 पाई मिल गया पाई, यानी फाई की वैल्यू जो मेरी 2n माइनस 1 पाई होगा तो मुझे कैसे इंटरफेरेंस मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ना। अब जरा हम फाई की
जो फॉर्मूला है के डेल्टा एक्स है ना, इसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं पाई की वैल्यू पुट करके है ना। पाई की वैल्यू क्या आई है 2n-1 पाई है ना, अपॉन में के हो जाएगा, ये के मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे क्या होगा डिनोमिनेटर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा डेल्टा एक्स के इक्वल हो जाएगा। पाई से मेरा क्या हो जाएगा पाई कैंसिल हो जाएगा ना, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरी यहाँ से, डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी 2n-1 अपॉन में 2 लैम्डा है ना। वहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या मिली थी n लैम्डा मिली थी, यहाँ पे वहाँ पे है ना, कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वाले में ना डेल्टा एक्स की वैल्यू मिली थी n लैम्डा, यहाँ पे हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है 2n-1/2 लैम्डा है ना, 2n-1/2 लैम्डा। ये वैल्यू ध्यान रखनी है आप सभी को है ना। तो ये मेरा क्या है पाई, जब मेरा क्या फेज डिफरेंस 2n-1 पाई हो, पार्ट डिफरेंस मेरा 2n-1 लैम्डा/2 हो, तो उस केस में मुझे कैसे इंटरफेरेंस मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। यहीं पे हम आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं बिना आगे कुछ बात किए हुए, क्योंकि आज का लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुका है ना। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।